हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो मेजर पेपर 2 था उसका क्वेश्चन अपलोड किए थे। आज का वीडियो में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जो फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स के स्थान पर लाया गया है और अब हम लोग को IRC पेपर 2 में इकोनॉमिक्स का ही एग्ज़ाम देना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन को तैयार करें, इस सब क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और अपना एग्ज़ाम में फोकस कीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्राकृतिक और क्षेत्र का वर्णन करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग का बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है What do you understand by central problem of an economic and explain the solution of central problems in different economic। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं से आप क्या समझते हैं और विभिन्न अर्थशास्त्रियों विभिन्न अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का समाधान क्या है, वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है What are the relationship between marginal utility and total utility and explain the law of diminishing marginal utility। सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में क्या संबंध है और घटती सीमांत उपयोगिता का नियम का वर्णन करें। ये क्वेश्चन को पूछने के एक और तरीका हो सकता है What do you understand by cardinal utility analysis। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ये दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर एक ही होगा। आप जब तैयार करेंगे तो किताब में आप आराम से उसमें देख सकते हैं। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अनुसार होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग से आप क्या समझते हैं और मांग के निर्धारक तत्वों को लिखें। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th क्लास में तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। मैं भी आप लोग को भी ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर तैयार करें। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड। Why does demand curve slope downward sloping demand curve। मांग का नियम से आप क्या समझते हैं और मांग वक्र नीचे की ओर ढाल क्यों रहती है। ये आप तैयार कर लीजिए। इसका एक डायग्राम भी बनता है, आप वो डायग्राम भी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आप एग्ज़ाम में डायग्राम भी बनाएंगे तो आपको अच्छा नंबर आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई, explain the market supply and also explain the factor determining the market supply। पूर्ति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बाजार पूर्ति तथा बाजार पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों को लिखें, ठीक है। ये होगा कि बाजार पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों को लिखें। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, 2 बार बाजार पूर्ति लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। बाजार पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों को लिखें। आपको ये देना है कि वो सब तत्व लिखें जो बाजार का जो सप्लाई है, मार्केट सप्लाई है, उसको कम या ज़्यादा करना है। इस पर आपको लिखना है कि ऐसा कौन सा कारण है जो बाजार की पूर्ति को कम या ज़्यादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ मनी एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी इन कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी। ठीक है, हम लोग का जो इकोनॉमी होता है कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी होता है, सोशलाइज्ड इकोनॉमिक होता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक होता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी के बारे में बताना है कि मुद्रा क्या है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं
ये भी आपको तैयार करना है, जो मनी एंड बैंकिंग का बुक में मिलेगा। अगर इकोनॉमिक्स का 12 वाला बुक है तो शायद उसमें नहीं मिलेगा, आपको इकोनॉमिक्स का मनी बैंकिंग का बुक में देखना चाहिए उसको। लेन देन सिद्धांत और नकदी शेष सिद्धांत में अंतर करना है। डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन थ्योरी और कैश बैलेंस थ्योरी। ये रिजर्व बैंक का क्रेडिट कंट्रोल का जो टॉपिक होता है कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो जाने के कारण जो क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है तो उसमें ये मेथड यूज़ होते हैं। तो ये दोनों मेथड का डिफरेंस आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों को बतावें और इसके कारणों को बतावें, ठीक है। ये 10th क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। और एक्सप्लेन द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण की विधियों को लिखें। एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव एंड जनरल क्रेडिट कंट्रोल मेथड यूज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण के परिमाणात्मक या सामान्य साख नियंत्रण विधि का वर्णन करें। ये आपको 11th क्वेश्चन है, जो मनी बैंकिंग का जो सिलेबस है, मनी बैंकिंग वाला पार्ट है, उसमें से है, जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। व्यावसायिक बैंक से आप क्या समझते हैं और व्यावसायिक बैंक के कार्यों को लिखें, ठीक है। और कुछ शॉर्ट नोट है इसके अलावा, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, आपको ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, आप मेन क्वेश्चन में भी आ सकता है। आप उसको बड़ा आंसर के तौर पर ही आप इसको तैयार करेंगे। अगर शॉर्ट नोट में आए तो शॉर्ट नोट में लिखिएगा, और नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका आ सकता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और इसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं। तो हिंदी में इसको बोलते हैं उपयोगिता के कर्मवाचक माप और उदासीन या तटस्थ वक्र। इसका भी शॉर्ट नोट आप तैयार करें। और थर्ड है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। फोर्थ शॉर्ट नोट है पीसीआई, जिसको हम लोग फुल फॉर्म है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र के रहने वाले सभी लोगों की आय को जोड़ को क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो जो आता है वो पर कैपिटा इनकम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर एंड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और विशेषताएं को लिखें। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य विशेषता है कि प्रति व्यक्ति आय यहाँ बहुत कम है, ठीक है। और जनसंख्या का जो वृद्धि होता है बहुत ऊंची दर से होती है। गरीब जो है वो गरीब ही रह जाता है, और गरीबी का जो चक्र चलता है वो चलता ही रहता है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हम लोग का, जहाँ पर किसान ज़्यादा है और बाकी जो अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री वगैरह कम है। अधिक जनसंख्या है, आय का जो वितरण होता है असामान्य है, कोई अमीर है तो अमीर है, गरीब है तो गरीब है। ये सब कुछ विशेषता हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में है। पूंजी निर्माण नहीं कर पाते हम लोग, बचत ही नहीं होता है तो पूंजी निर्माण कहाँ से करेंगे। हम लोग का जो विकास का ढांचा है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। दूसरे देशों के जैसा, विकसित देशों के जैसा हम लोग का जो आर्थिक ढांचा है वो वैसा नहीं है। थोड़ा सा उसमें और सुधार होने से और विकास दर जो है बढ़ जाता। ये सब कुछ विशेषता है। अपूर्ण बाजार है, आप लोग उसको ठीक से नोट्स बनाइए, और क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसका आंसर आप ज़रूर बना के आप पढ़ लीजिए, किताब से पढ़िए, मगर इसका तैयारी ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये बताना है कि हम लोग का देश का जो जनसंख्या है
वो किस तरह से बढ़ा है, घटा है, अच्छा है, बुरा है, ये इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि हम लोग को आज़ादी के समय 1947 में हम लोग का जो जनसंख्या था देश का 34 करोड़ था, जो आज लगभग 4 से 5 गुना अधिक हो चुका है। तो ऐसा है कि हम लोग का देश का जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, और अगर जनसंख्या के आधार पर हम लोग का भारतीय जनसंख्या के आधार पर अगर विशेषता बताए कि भारत का विशेषता बताइए जनसंख्या के आधार पर, तो यहाँ बहुत बड़ी तेज़ी गति से जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है, और लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि देश में गरीबी ज़्यादा है, तेज़ी से जो घनत्व है, जो हम लोग का डेंसिटी है वो बढ़ रहा है, और जो जनसंख्या है वो स्त्री की संख्या कम और पुरुषों की संख्या अधिक हो रहे हैं। ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, मतलब लोग ज़्यादातर ग्रामीण मतलब गांव में रहते हैं, शहरी क्षेत्र कम है। और हम लोग का जो जनसंख्या है उसमें निम्न गुणवत्ता पाए जाते हैं, जैसे मतलब शिक्षा का अभाव है, पैसा का अभाव है, रोज़गार का अभाव है, ठीक है। और साक्षरता दर बहुत कम है, मतलब लिटरेसी का जो दर है वो कम है, इलिटरेट परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग के यहाँ जीवन का जो रेट है, मतलब बर्थ रेट है, और जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम है, कम कार्य भागीदारी है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग कम पार्टिसिपेट कर पाते हैं कामों में। ज़्यादातर लोग क्या है कि बेरोज़गारी का सामना करते हैं, काम नहीं कर पाते हैं बीमारी के कारण, कुपोषण के कारण। तो ये सब कुछ है हम लोग की जनसंख्या में, जो भारत का जनसंख्या का अलग टाइप का एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। भारत की प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन करें। देखिए ये क्वेश्चन हम बहुत सिंपल दिए हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, बट हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आए, इसको पूछने का तरीका भी अलग हो सकता है। जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है हमारे देश का, वो जो जल है, भूमि है, खनिज पदार्थ है, वन संपदा है, वन्य जीवन है, ये सभी चीज़ आते हैं हम लोग के नेचुरल रिसोर्सेज में। आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप याद करेंगे या तैयार करेंगे तो ये पांचों रिसोर्सेज जो है उस सबको पढ़ेंगे। हो सकता है आपको जब पूछा जाएगा तो सिर्फ भूमि जो रिसोर्सेज है हम लोग का उसके बारे में पूछा, या खनिज संपदा है उसके बारे में सिर्फ पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन में 5 टॉपिक आपको याद करना है, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसके बारे में आपको तैयारी करना है, तब ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे तो इसमें से कोई भी पार्ट्स आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द सेक्टरल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन इंडिया। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार वृद्धि की प्रवृत्तियों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो जीडीपी आज हम लोग का किस स्थिति में है, कैसे ग्रोथ किया है, इसको समझाने के लिए आपको जो इंडियन टेरिटरी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों को कृषि, वन, मत्स्य ये सब शामिल होते हैं, जो कि हम लोग यहाँ से इनकम जनरेट करते हैं। तो हम लोग का आज़ादी के बाद 1951 में लगभग 53% हम लोग का जीडीपी का हिस्सा आता था कृषि से, मत्स्य से, मतलब प्राइमरी सेक्टर से आता था। बट आफ्टर 2014-15 में ये जो प्रतिशत है बहुत घट गया, 17.5% ही रह गया है। इसी तरह सेकेंडरी जो टेरिटरी है हम लोग का, जिसमें सेकंड सेक्टर इंडस्ट्री आता है, जिसमें माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ये इन सभी से हम लोग का जो इनकम आता था मतलब 1991 में या फिर 2000 में 27% का आसपास आता था, जो कि अब हम लोग के यहाँ पर ये बढ़ा है थोड़ा, और ये 31%
तक पहुंच गया है और इससे हम लोग का जो देश का इनकम होता है वो बढ़कर अभी 31% तक हुआ है। बीच में आपका कम भी हुआ है, कभी ज़्यादा भी हुआ है। इसको आपको ठीक से पढ़ना है किताब से और आपको आंसर बनाना है। और थर्ड सेक्टर है हम लोग का सर्विस सेक्टर, जो आज़ादी के टाइम हम लोग का, आज़ादी के बाद हम लोग का जो सर्विस सेक्टर से जीडीपी में जो इनकम आता था वो 30% के आसपास था, जो कि बढ़ा है। अभी हम लोग को 2014-15 का रिकॉर्ड के हिसाब से 53% पैसा हम लोग का जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है 53% आता है, जबकि पहले मात्र 30% ही आता था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार करना है और अच्छे से तैयारी करना है। जो भी क्वेश्चन दिए हैं, इसका कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे और वीडियो बना देंगे। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको तैयार करना है। उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आएगा। और एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिल रहा है या फिर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, हम उसका आंसर एक्सप्लेन कर देंगे। उम्मीद है कि लास्ट वीडियो और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस तरह का वीडियो और आपके लिए हम बनाते रहेंगे। थैंक यू।